सभी को नमस्कार भाई, जल्दी से आ जाओ दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को नमस्कार, राम राम टू वन एंड ऑल और गुड मॉर्निंग। चलिए देखो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्टार्टिंग वही मोटिवेशनल कोट एक आपके सामने, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 10, 12, 13 साल की बात है, मैं इस कोट को बहुत फॉलो किया करता था, ठीक है। जल्दी से मुझे पहले एक बार ये बता दो, आर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हो रही हैं? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दे, ठीक है, ताकि क्लास को फिर मैं आगे बढ़ा पाऊँ, ठीक है। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? क्या मुझे देख पा रहे हो आप लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। प्रेपोजिशन का लेक्चर 10 ये रहेगा, प्रेपोजिशन का 10वां लेक्चर है। जल्दी से कमेंट करो भाई। आर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? चलिए देखो, मैंने कहा कि काफी टाइम हो गया है, कम से कम 10, 12 साल, 13 साल, 14 साल की बात है। और मैं एक ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोट है, ये मैं बहुत इसको समझता था, फॉलो किया करता था, ठीक है। सेंटेंस है जिसमें कहा जाता है, वेर एवर यू गो, नो मैटर व्हाट द वेदर, ऑलवेज ब्रिंग योर ओन सनशाइन, ठीक है। फिर से सुनो, वेर एवर यू गो, नो मैटर व्हाट द वेदर, ऑलवेज ब्रिंग योर ओन सनशाइन। यानी कि आप कहीं पे भी जाएं, कोई मायने नहीं रखता है कैसा ही मौसम है, कैसी ही परिस्थिति है, कैसी ही सिचुएशन है, लेकिन जहां आप जाते हैं, जिस भी फील्ड में आप रहते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि अपनी काबिलियत अपने साथ हमेशा रखें, ठीक है। अपनी जो काबिलियत है वो हमेशा साथ में रखनी है, ओके, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी काबिलियत जो है, आपका एक जो क्यूरियोसिटी है, आपका एक जो एक लगाव है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेके, वो बनाए रखें, ठीक है। अपनी जो है एक कैलिबर को साथ रखें, अपने जो है काबिलियत को साथ रखें और बात बना करती है। तो इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है भाई, ठीक है। जो है थोड़ा सा ये स्टूडियो अभी शिफ्ट किया है ना, तो इसकी लाइटनिंग वगैरह की इशू चल रहा था, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हम चल रहे थे। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा बेटा। देखो जरा, मैंने बताया कि प्रेपोजिशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और प्रेपोजिशन में ये लेक्चर 10 है, ठीक है। कल की क्लास में जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कल की क्लास में एक काफ़ी अच्छा केस मैंने आप लोगों से शेयर किया था। आई होप कि कल की क्लास आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। देखो जरा, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, the more I thought about it, the more I was convinced with its incredible scopes। ये फर्स्ट सेंटेंस आप लोगों को गिवन है। The more I thought about it, the more I was convinced with its incredible scopes, ठीक है। ये सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, ठीक है। बिल्कुल नया
पॉइंट है, नया केस है प्रेपोजिशन में ये, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि जैसे ही मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं तो तुरंत आप लोग भी कमेंट करते रहे, सेंटेंस को इम्प्रूव करके आप जो है कमेंट में लिखते रहा करें, ताकि साथ साथ जो है हमारी कॉन्वर्जेशन जो है वो मेंटेन हो सके और मैं देख पाऊं कि आप कहां तक किसी सेंटेंस में देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, वो मुझे आइडिया मिलता रहे। ओके, इस सेंटेंस में सबसे पहले तो ये केस बहुत अच्छा केस है, एडजेक्टिव से रिलेटेड भी है और जो है प्रेपोजिशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेशक उससे रिलेटेड तो है ही। ठीक है, ये केस बनता है रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज का। ठीक है, एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं बताऊं तो एडजेक्टिव के अंदर एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बनता है रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज का। जब सेंटेंस में बात दो के बारे में हो रही हो और दोनों का इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के एक दूसरे के रिलेशन में हो तो उसी को हम रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज बोला करते हैं। और रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज के केस में दोनों जो एडजेक्टिव आते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आया करते हैं और उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। द मोर आई थॉट अबाउट इट, जितना ज्यादा मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही ज्यादा मैं कन्विंस्ड हुआ हूं इसके इनक्रेडिबल स्कोप्स से। ठीक है, तो दो अलग अलग सिचुएशन है, एक तो ज्यादा सोचने के बारे में बात वो कर रहा है, सोचने के बारे में, और एक ज्यादा वो कन्विंस होने के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों जो एडजेक्टिव आते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आया करते हैं और दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज हम किया करते हैं। ये बात मैं आप लोगों को आर्टिकल चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब हम बात करते हैं जो है प्रेपोजिशन, जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, देखो ये सब्जेक्ट है और ये बी बेस वर्ब की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि कन्विंस्ड कौन हो रहा है, कन्विंस्ड आई ही हो रहा है, तो सब्जेक्ट डूअर है तो ये एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस में बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद ये कन्विंस्ड नाम का वर्ड नेचर में क्या बन जा रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है। मैंने कहा कन्विंस्ड नाम का वर्ड नेचर में एडजेक्टिव हो रहा है भाई। ठीक है, अब केस क्या कहता है कि कन्विंस्ड एडजेक्टिव और इसके साथ में ये प्रेपोजिशन विद का मैंने यूज कर रखा है। लेकिन केस समझने की बात ये है कि कन्विंस्ड जो एडजेक्टिव होता है वो अपने साथ में प्रेपोजिशन विद की डिमांड ना करके प्रेपोजिशन क्या चाहता है, ऑफ की डिमांड किया करता है। अप्लाई करोगे तुरंत सेंटेंस आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा एक जो कन्विंस्ड नाम का वर्ड एडजेक्टिव है, ये वो एडजेक्टिव है जो अपने साथ एक प्रेपोजिशन ऑफ की डिमांड करता है। अक्सर देखा जाता है कि उसके साथ विद प्रेपोजिशन देके तो एरर दी जाया करती हैं। ठीक है, तो कन्विंस्ड के साथ क्या होगा, ऑफ का यूज हम करेंगे और सेंटेंस जो है आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस देखो, a well balanced diet is ये रहने देते हैं। एक सेंटेंस ये भी देखते हैं। The teacher let him off. The teacher let him off though he was convinced with his faults. ये देखो जरा सेंटेंस वही, The teacher let him off though he was convinced with his faults. इस सेंटेंस को भी समझना। ये सेंटेंस को भी देखो, यहां पे भी हम चेक करें तो let someone off, ये let वर्ब है, ये कोई पर्सन है, ये someone है
ठीक है, और ये प्रेपोजिशन कौन है, ऑफ। तो लेट समवन ऑफ का मतलब होता है अलाउ करना, क्या करना, टू अलाउ, ठीक है, जाने देने के लिए अलाउ करना। सेंटेंस में कह रखा है कि द टीचर लेट हिम ऑफ, टीचर ने उसे जाने दिया, दो ही वॉज कन्विंस्ड विद हिज फॉल्ट्स। इस सेंटेंस में भी देखो तो ये वॉज जो है ये बी बेस वर्ब की फॉर्म है, और इसके बाद ये कन्विंस्ड नाम का वर्ड एडजेक्टिव है, राइट। और मैंने बताया एडजेक्टिव के बाद में प्रेपोजिशन आती है, लेकिन कन्विंस्ड अपने साथ एक प्रेपोजिशन क्या चाहता है, ऑफ चाहता है। और एक बड़ी बात और समझो, ये ऑफ के बाद में हिज फॉल्ट्स नाम का वर्ड नेचर में क्या है, नाउन है, बेशक ये नाउन है। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन फॉल्ट्स नाम के नाउन को किसके साथ रिलेट कर रहा होता है, कन्विंस्ड नाम के एडजेक्टिव के साथ रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो कि प्रेपोजिशंस जो यूज होती हैं वो नाउन से पहले यूज की जाती हैं, और प्रेपोजिशन जिस नाउन से पहले यूज हुई है उस नाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रिलेट करती है। वो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच भी या तो नाउन प्रोनाउन हो सकता है, या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो जो है वो वर्ब हो सकता है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट भी वो बन जाया करता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वही केस यहां पे हुआ है। इट्स इनक्रेडिबल स्कोप्स नाम का जो वर्ड नाउन है ना, ये ऑफ प्रेपोजिशन इट्स इनक्रेडिबल स्कोप्स को कन्विंस्ड नाम के एडजेक्टिव के साथ आपस में रिलेट करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन ऑफ को हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। प्रेपोजिशन ऑफ के बारे में हम जो है डिफरेंट जो बातें हैं वो यहाँ से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कौन कौन स्टूडेंट है एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए ठीक है भाई, ठीक है। देखो जरा, अब और भी देखते हैं। एक प्रेपोजिशन जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रेपोजिशन ऑफ का हम यूज जानेंगे, ठीक है। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ये बातें आप लोगों को अक्सर काफी कंफ्यूज भी करती हैं कि जब जब सेंटेंस आपको किसी भी एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल मिलता है तो अच्छी खासी दिक्कतें आपको आती हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो पहले मैं अभी आप लोगों को ऑफ के बारे में जो जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और समझो, एक चीज और देखना कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि प्रेपोजिशन ऑफ जो होती है ना वो प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन होती है, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन यानी कि ये वो प्रेपोजिशन है जो दो वर्ड्स के बीच में आपसी रिलेशन, आपसी संबंध को बताने के लिए यूज की जाया करती है। तो ये तो बेसिक नेचर है प्रेपोजिशन ऑफ का। नेचर जो है क्या है कि रिलेशन को बताता है, लेकिन रिलेशन बताने के लिए कौन कौन से वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आती है ये बात जो है हम अभी जानेंगे, ठीक है। कंसर्न ऑफ नहीं, कंसर्न के साथ तो हम जो है अबाउट का यूज करते हैं। कंसर्न्ड अबाउट, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड, हाँ कन्विंस के साथ सही है, ठीक है। देखो जरा कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई वो जान लो। अवेयर, अनअवेयर, कॉज, गिल्टी, चार्ज, एक्यूज, एक्विट, convict, deprive, devoid, negligent, afraid,
frightened, afraid, scared, frightened, contain, consist, comprised. ठीक है, कंप्राइज जब वर्ब होती है तो कंप्राइज वर्ब के केस में मैंने प्रेपोजिशन यूज करने से मना किया था क्योंकि कंप्राइज ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, लेकिन यहां पे जो कंप्राइज्ड नाम का वर्ड है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जा रखा होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे जब यूज हो रखा है तो फिर उसके साथ जो है हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद देखो श्योर, क्योर, वान, एश्योर। want, need, lack, lack होता है कमी होना, shortage, paucity, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, चाहे lack कहें, shortage कहें या paucity कहें। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, lack, shortage और paucity। inform, apprise, confident, diffident, confident, diffident, think, rob, remember, remind, proud, ashamed, full, victim, full victim, decline, full victim, decline, die, take care, fond, और चेक करते हैं। और भी कुछ वर्ड्स हैं उनको भी जान लेते हैं भाई। कन्विंस्ड जो वर्ड है, एक जो वर्ड हमने लिखा था कन्विंस्ड, जेलस, एनवियस, रिजल्ट, चेंज, एब्सॉल्व,
sick, blind, die हो गया है, get rid, make, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव है, कुछ नाउन भी हैं, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव हैं, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स ही इनमें ऐसे हैं जो नाउन का भी एक्ट करते हैं, वो अभी हम सारी बातें जानेंगे, ठीक है। बेफिक्र हो जाओ, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से देखो जरा, ये केस मैंने आप लोगों को बताया है और प्रेपोजिशन ऑफ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स सारे के सारे नेचर में एडजेक्टिव हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो नेचर में नाउन का काम भी किया करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम अभी जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे, बेशक ये जो वर्ड है, चलिए इसी को हम डिस्कस करते हैं, मेक, ठीक है। मेक को हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस में कह रहा हूं, ये फर्स्ट सेंटेंस है, स्वीट्स आर मेड ब्लैंक मिल्क। एक सेंटेंस ये है। This building is made blank brick and stone। और एक सेंटेंस और मैं कह रहा हूं, This building was made blank a contractor। डिफरेंट 3 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं जो ये वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करेंगे एक सेंटेंस में, तब प्रेपोजिशन ऑफ आएगी। यस, हाँ बिल्कुल सही है भाई प्रतीक, मैंने कहा ब्रदर ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, कुछ केस में ये जो है नाउन भी हो जाते हैं और वर्ब भी हैं, एक आध वर्ड वर्ब भी हैं। जैसे हम सबसे पहले मेक की बात करें तो मेक नाम का ये वर्ड जो है, बेशक ये नेचर में तीनों सेंटेंसेस में यहाँ पे ये वर्ब बना हुआ है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब सारी की सारी बातें डिटेल हो जाएंगी आप लोगों के सामने, ठीक है, कोई कंफ्यूजन जैसी कोई चीज रहेगी नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान दो। मेक नाम का वर्ड वर्ब है और ये सेंटेंस जो है यदि हम देखें तो ये सेंटेंस जो है आपका पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस भी पैसिव में है, तीनों सेंटेंस पैसिव में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो स्वीट्स डूअर नहीं होता, मेक करने का काम मिल्क से स्वीट्स के बनाने का काम जो है खुद स्वीट्स डूअर नहीं होगा, डूअर कोई कन्फेक्शनर होता है, कोई हलवाई होता है, राइट। तो पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है आप लोगों की, ठीक है। वही बात जो है अगले सेंटेंस में है, ये भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब है, और ये भी पैसिव वॉइस में है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो मेक नाम का वर्ब जो है वो, मेक का मतलब होता है किसी चीज को रेडी करना, बनाना, ठीक है, तैयार करना, ठीक है, ओके। अब कोई भी चीज आप जब बनाते हो, ठीक है, कोई भी रॉ मटेरियल से कोई ना कोई चीज रेडी होती है, ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान दें कि कोई भी चीज जब रेडी होके आपके पास आती है ना, तो उसको वो चीज बनने के लिए
दो तरीके के चेंजेस होते हैं जिनसे कोई भी चीज बनने के लिए उसको गो थ्रू होना पड़ता है, ठीक है। मैंने कहा जब भी कोई चीज बनती है तो दो तरीके के चेंजेस होते हैं जिससे किसी भी जो है वस्तु को होके जो है वहां तक आना होता है, गो थ्रू होना पड़ता है। और वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं? ज्यादातर केसेस में आप पाओगे कि फिजिकल चेंजेस जो हुआ करते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकली जो है चेंज हुआ करते हैं। कुछ केसेस में आप ऐसा भी पाते हो कि कोई चीज जब बनती है ना तो उसमें चेंजेस, फिजिकल चेंजेस ज्यादा ना होके कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस हुआ करते हैं, रासायनिक परिवर्तन हुआ करते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्कूल लेवल में इन बातों को डिस्कस हम लोगों ने किया है, ठीक है। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस दो तरीके के चेंजेस हैं जिनसे किसी भी वस्तु को गो थ्रू होना पड़ता है मेक होने के लिए, बनने के लिए, ठीक है। तो देखो, स्वीट्स बनी है मिल्क से, तो जब भी स्वीट्स बनती हैं मिल्क से तो ये कहीं ना कहीं बेशक किसको रिप्रेजेंट करता है? ये केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल चेंजेस, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन जो है वो को रिप्रेजेंट ये करता है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। केमिकल चेंजेस होते हैं। लेकिन जब कोई बिल्डिंग बनती है ब्रिक और स्टोन से, तो किसी बिल्डिंग का बनना ब्रिक और स्टोन से ये प्योर फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। आप देखते हो कि आप ब्रिक से ब्रिक को ऐड करते हुए चले जाते हो और जब बिल्डिंग बन जाती है तो चेंजेस जो आते हैं वो फिजिकल चेंजेस आते हैं, कोई केमिकल चेंजेस जैसी कोई बात वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सेकंड सेंटेंस जो आपका है वो फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शारीरिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो केस कहता है मेक नाम की वर्ब जब केमिकल चेंजेस को शो करती है तो एक प्रेपोजिशन जो इसके साथ यूज करते हैं वो फ्रॉम का यूज करते हैं, और जब फिजिकल चेंजेस की बात होती है तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन जो है वो ऑफ का यूज किया करते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस के केस में प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। तो सेंटेंस होता है स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क एंड दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है। ये क्योंकि यहां से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, रिलेशन बताने के लिए हम एक प्रेपोजिशन जो है ऑफ का यूज कर लिया करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस में हम चेक करें तो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना ये यहाँ पे डूअर है, डूअर है, और सेंटेंस जो है ये डूअर तो नहीं है, तो पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में डूअर से पहले अब एक प्रेपोजिशन जो आ जाती है वो बाय का यूज हम कर दिया करते हैं, बाय प्रेपोजिशन का यूज जो है उसके साथ किया करते हैं। ये केस जो है आप लोगों के सामने रहा करता है, ठीक है। एग्री कर रहे हो इस बात को? मेक नाम की वर्ब के साथ जो डिफरेंट प्रेपोजिशन एग्जिस्ट कर सकती हैं वो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं दिस मैन इज ब्लाइंड ब्लैंक द राइट या तो लेफ्ट आई, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने कहा दिस मैन इज ब्लाइंड ब्लैंक द राइट लेफ्ट आई, this man is blind blank both the eyes, or this man is blind his work, this man is blind blank his work। ये डिफरेंट 3 सेंटेंसेस आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। केस क्या है वो समझेंगे ध्यान से भाई, काफी अच्छा सेंटेंस है। देखो केस कहता है कि ये जो ब्लाइंड नाम का वर्ड है, ब्लाइंड
राइट। ब्लाइंड का एक जनरल मीनिंग होता है बिना आंख के होना या फिर अंधा होना की सेंस को शो करता है, ठीक है। केस कहता है कि कोई भी जब ब्लाइंड पर्सन होता है ना, एक सिचुएशन तो ये होती है कि कोई राइट या तो लेफ्ट आई से ब्लाइंड होता है, या तो राइट आई से ब्लाइंड होगा, ठीक है, या तो लेफ्ट आई से ब्लाइंड होगा। स्पेसिफाई कर दिया जाता है, राइट या लेफ्ट से उसको स्पेसिफिक कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे भी हो जाता है कि ब्लाइंड जो है वो बोथ द आईज से है, ठीक है, बोथ द आईज, ठीक है, जिसको दिखाई नहीं देता है वो बोथ द आईज हो गया, और जिसको एक आंख से कोई भी राइट या लेफ्ट आई से ब्लाइंड होता है, तो दो अलग अलग सिचुएशन ये बनती है, ठीक है। अब केस कहता है कि जब जब हम राइट या लेफ्ट की बात करते हैं ना, तो एक प्रेपोजिशन जो यूज की जाती है वो इन का यूज किया करते हैं, ठीक है। राइट या लेफ्ट की बात जब होती है तो प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाता है, और जब बात बोथ द आईज की होती है तो विद और एक प्रेपोजिशन होती है ऑफ, ये दोनों ही एप्लीकेबल हो जाया करती हैं। ये केस जो है हम यूज किया करते हैं। ब्लाइंड इन राइट या तो लेफ्ट आई, ब्लाइंड विद या ऑफ, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों को ही देखा जाता है, बोथ द आईज की बात कर दी जाती है। तो जब सेंटेंस को मेंटेन करेंगे तो दिस मैन इज ब्लाइंड इन द राइट आई या इन द लेफ्ट आई, और जब अगले सेंटेंस में हम बात करेंगे तो विद या ऑफ, ऑफ का हम यूज यहां पे कर रहे हैं, ब्लाइंड ऑफ बोथ द आईज, ठीक है। लेकिन एक बात ये और समझो, एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्लाइंड टू, ठीक है, ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब होता है टू नेग्लेक्ट समथिंग, टू नेग्लेक्ट समथिंग, किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, या फिर इसका मीनिंग ये भी होता है टू बी इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होना, यानी कि किसी चीज पे ध्यान ना देना, उस पे इंपोर्टेंस ना देना, या फिर उस पे जो है उसको एक महत्व ना देना की सेंस को शो करता है। फ्रेजल वर्ब होती है जिसमें ब्लाइंड के साथ एक प्रेपोजिशन क्या यूज की जाती है, टू का यूज किया जाता है। तो उसी बात को यदि हम ध्यान दें, देखो ये थर्ड सेंटेंस जिसमें कहा गया है कि दिस मैन इज ब्लाइंड ब्लैंक हिज वर्क, यानी कि ये जो मैन है ये ब्लाइंड है अपने वर्क से, यानी कि वो उसको नेग्लेक्ट करता है, या फिर ये जो मैन है अपने वर्क से क्या हो गया, इग्नोरेंट हो गया, वो इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो टू नेग्लेक्ट समथिंग या टू बी इग्नोरेंट की सेंस को शो करने के लिए ब्लाइंड के साथ एक प्रेपोजिशन जो यूज की जाती है वो टू का यूज हम किया करते हैं। ये डिफरेंट सिचुएशन है जो मैंने ब्लाइंड नाम के वर्ड को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने रखी हैं। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ यहां तक मेरी बात को क्लियर कर पा रहे हो आप लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड टू का मतलब होता है टू नेग्लेक्ट समथिंग, किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, इग्नोरेंट होना किसी चीज से, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस ना देना, उस पर ध्यान ना देना की सेंस को शो करता है। और जब बोथ द आईज और लेफ्ट या राइट आई को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो क्या सिचुएशन होती है, ये बातें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, और आगे देखते हैं। चलिए ये रेज करता हूं मैं यहां से। देखो जरा, और आगे बढ़ते हैं। मेक को हमने जाना है, ये ब्लाइंड को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और देखते हैं, ये चेंज नाम के वर्ड को जान लेते हैं, ठीक है। चेंज, ओके, सेंटेंस है they have changed their mobile, blank a new one, they have changed their mobile blank a new one। एक सेंटेंस और देखो,
my client gave me a check blank rupees 10,000. My client gave me a check blank rupees 10,000. The change blank the schedule is not a good thing. The change blank the schedule is not a good thing. The change blank the climate may affect his health. ये डिफरेंट 4 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, ध्यान देना भाई। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो भाई ध्यान देना, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है ना, फर्स्ट सेंटेंस में हैव नाम के हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लोगों को गिवन कर रखी है, ठीक है। मेन वर्ब है, चेंज नाम के वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, चेंज, राइट। तो चेंज नाम के वर्ड जो है वो मेन वर्ब बना हुआ है और अगले सेंटेंस में जो है यहाँ पे इस सेंटेंस में बेशक जो बात की गई है ना वो बात कर रखी है, रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। रिप्लेसमेंट की सेंस को वो शो कर रहा है। कैसे? सेंटेंस में देखो, वो कह रहा है कि दे हैव चेंज देयर मोबाइल ब्लैंक ए न्यू वन, यानी कि उन्होंने अपने मोबाइल को न्यू वन के साथ, नए मोबाइल के साथ रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो चेंज नाम का जो वर्ड वर्ब बना हुआ है वो बेशक रिप्लेसमेंट की सेंस को शो कर रहा है। अब एक बड़ी बात हमेशा समझना, चेंज नाम का वर्ड वर्ब के तौर पे जब यूज किया जाता है तो वो रिप्लेसमेंट की सेंस को शो करता है और रिप्लेसमेंट के केस में एक प्रेपोजिशन ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर का हम यूज किया करते हैं। रिप्लेसमेंट के केस में जब रिप्लेसमेंट शो करनी हो तो वहां पे एक प्रेपोजिशन जो यूज होती है वो फॉर का यूज किया जाता है। सेंटेंस आपका ओके हो जाएगा। इसी बात को समझने के लिए मैंने एक सेंटेंस और आप लोगों को दिया है ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। जैसे उसने कहा माई क्लाइंट गिव मी अ चेक ब्लैंक रुपीज 10,000, कहने का मतलब कि मेरे जो क्लाइंट है, मेरे जो क्लाइंट ने मुझे एक चेक दिया, कितने रुपए का चेक दिया? 10,000 रुपीज का चेक उसने दिया है। कहने का मतलब उसने कैश 10,000 ना देके, ठीक है, कैश की फॉर्म में उसने ना देके उसके रिप्लेसमेंट में उसने क्या दिया है? उसको चेक दिया है, ठीक है। तो यहां पे जो है ये जो चेक है ना, ये रिप्लेसमेंट है रुपीज 10,000 की, यहां पे भी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। तो चेंज नाम की वर्ब के साथ रिप्लेसमेंट के केस में प्रेपोजिशन फॉर तो यूज करते ही हैं, साथ के साथ जब बात जो है वैसे भी रिप्लेसमेंट की बात हो रही होती है तो भी हम यहाँ पे एक प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो मैं यही बात आप लोगों को बताना चाह रहा था कि whenever we talk about replacement we have a preposition of replacement for, ठीक है। तो हमारे पास एक preposition of replacement कौन सी होती है? ठीक है, for का यूज किया करते हैं। मैं तो ठीक हूं भाई, तुम ही गायब हो रखे थे बेटा। हाँ मंसूर आलम,
मैं तो ठीक हूँ बेटा, आप ही गायब थे पहले जब क्लास चल रही थी दिल्ली में, तब भी आप नहीं आते थे क्लास में। खैर सारे ठीक रहे ना। अभी बहुत कुछ जो है ये कोविड-19 जो है इसका कुछ भी सीन अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो सारे के सारे अपना ख्याल रखना भाई, है ना। इस टाइम पे मैंने एक थ्योरी मेरी जो है ना, मैं बहुत दिनों पहले, कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे जानते होंगे वो इस बात का उनको पता भी होगा, मैंने कई साल पहले उनको ये बात कही थी कि मूवमेंट जो होनी चाहिए ना, आजकल मूवमेंट होती कहाँ है, गांव से शहर की ओर मूवमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है, प्रोग्रेसिव सिचुएशन चली हुई है, तो हमें लगता है कि जो है हम गांव से शहर की ओर हम जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने 4-5 साल पहले भी बोला था कि जो हमारी मूवमेंट है वो शहरों से, शहर से गांव की ओर होनी चाहिए, ठीक है। शहर जो है वो सिर्फ एक जो है एक तरीके से ये कह लो कि एक थोड़े टाइम के लिए, एक टेम्पररी जो है वहाँ पे हमारा रेजिडेंस हो सकता है, लेकिन जो हमारी मंजिल है, जो मुकाम है, यदि जो प्रेपरेशन आप कर रहे हो किसी भी शहर में रह के, यदि वो हो जाती है तो फिर उसके बाद गांव की ओर निकल जाओ भाई, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छा है सब कुछ, ठीक है। तो जो शहर में रहते हैं, पहले से ही शहर में रहते हैं, ये मत समझना कि मैं उनके कुछ अगेंस्ट कुछ ऐसी बात कह रहा हूँ, ठीक है। वो जहाँ रह रहे हैं सब जगह सही है, लेकिन आजकल जो है ये बीते दिनों में आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि गांव जो है अभी भी बचे हैं इस महामारी से, और वहाँ पे आज भी सब कुछ रिलैक्स है, सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, और शहरों की तो हालात आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, अभी बता दे रहा हूँ भाई प्रतीक। देखो मैंने ये कहा बेटा कि माई क्लाइंट गिव मी अ चेक फॉर ₹10,000। कहने का मतलब कि मेरे क्लाइंट ने मुझे एक चेक दिया है, 10,000 रुपीज का उसने मुझे एक चेक दिया, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो चेक जो आपको रिसीव हुआ है, रिसीव चेक हुआ है ना, किसके रिप्लेसमेंट में रिसीव हुआ है, 10,000 रुपीज के रिप्लेसमेंट में आपको चेक रिसीव हुआ है। तो यहां पे भी बात रिप्लेसमेंट की ही हम कर रहे हैं। चेंज नाम की वर्ब जब रिप्लेसमेंट को शो करती है तो फोर आता ही है, लेकिन जनरल रिप्लेसमेंट की भी जब हम बात करते हैं, ठीक है, विदाउट अ वर्ब लाइक चेंज, ठीक है, तो भी हम एक प्रेपोजिशन उसके साथ जो है प्रेपोजिशन ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर का यूज किया जाता है। वही बात मैंने बताई कि मेरे क्लाइंट ने मुझे चेक दिया, ये चेक रिप्लेसमेंट में मिला है, किसके रिप्लेसमेंट में, 10,000 रुपीज के रिप्लेसमेंट में चेक मिला है। प्रेपोजिशन फॉर से सेंटेंस को हमने ओके कर लिया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस तो मैंने इसी रिप्लेसमेंट की बात को जो है समझाने के लिए एडिशन में ये सेंटेंस आप लोगों को दिया है, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रेपोजिशन ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर जो है वहां पे यूज की जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये एडिशनली समझाया है मैंने सिर्फ आप लोगों को, ठीक है। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ जाते हैं। द चेंज ब्लैंक द स्केड्यूल इज नॉट ए गुड थिंग। यहां पे चेंज नाम का वर्ड जो है इज, ये वर्ब है, मे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये जो चेंज नाम का वर्ड है ना, दोनों सेंटेंस में ये नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है, अब ये वर्ब नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि आर्टिकल जो आता है ना, आर्टिकल वो नाउन से पहले नाउन की पोजीशन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने के लिए यूज किया करते हैं। आर्टिकल का टोटल रिलेशन नाउन से हुआ करता है, आर्टिकल बना ही नाउन के लिए है, आर्टिकल का होना नाउन के होने से है। आर्टिकल तब होगा जब नाउन होगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। तो ये जो आर्टिकल आया है ये नाउन के लिए ही हमने यूज किया है, ओके। लेकिन देखो, द चेंज ब्लैंक द स्केड्यूल इज नॉट ए गुड थिंग। अब स्केड्यूल में जो चेंज है, स्केड्यूल में चेंज की बात हो रही है, यानी कि स्केड्यूल में मॉडिफिकेशन की बात वो कर रहा है, ठीक है। मॉडिफिकेशन वो कह क्या रहा है कि स्केड्यूल के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो इज नॉट ए गुड थिंग, वो अच्छी बात नहीं होती है।
ठीक है। तो मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो चेंज नाम के नाउन के साथ हम एक जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो इन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। द चेंज इन द स्केड्यूल इज नॉट ए गुड थिंग, इस तरीके से हम बात करते हैं। लेकिन अगले सेंटेंस में देखो, द चेंज ब्लैंक द क्लाइमेट में अफेक्ट हिज हेल्थ। ये सेंटेंस जब मैंने कहा है तो इस सेंटेंस में बेशक चेंज नाम का वर्ड मॉडिफिकेशन के सेंस को शो नहीं करता है, ठीक है। मॉडिफाई, हम क्लाइमेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्लाइमेट क्योंकि मैन मेड नहीं है, ठीक है, वो नेचुरल है। और जो हम चेंजेस मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफाई जो हम करते हैं वो मैन मेड जो चीजें होती हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो नेचर है उसके ऊपर हमारा कोई भी पोजेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई पोजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन के सेंस को ना शो करके कहीं ना कहीं ये दो नाउन है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, दोनों नाउन में रिलेशन शो करने के लिए अब एक प्रेपोजिशन जो आ जाएगी वो ऑफ का यूज कर देंगे। और यहाँ पे अब ना मॉडिफिकेशन की बात हो रही है ना रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, अब मैं क्या शो कर रहा हूँ, रिलेशन शो कर रहा हूँ। और रिलेशन शो करने के लिए एक प्रेपोजिशन चेंज नाम के नाउन के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। सेंटेंस आप लोगों का ओके हो जाना है। ये सिचुएशन जो है आपके सामने रहा करती है भाई, ठीक हो गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, यहाँ तक ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये वर्ब चेक कर लेते हैं, डाई, ये अक्सर परेशान करती रहती है। देखो जरा, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द मैन डाइड ब्लैंक कैंसर, या फिर डायबिटीज, ठीक है, कोविड-19, ठीक है। द मैन डाइड ब्लैंक कैंसर, डायबिटीज, कोविड-19। एक सेंटेंस मैंने ये आप लोगों के सामने रखा है। फिर देखो, द मैन डाइड ब्लैंक इलेक्ट्रोलोक्यूशन, फूड पॉइजन, फूड पॉइजन, ठीक है। और एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द मैन डाइड ब्लैंक द एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, राइट, एटसेट्रा, ठीक है। ये डिफरेंट 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने अवेलेबल किए हैं और इनमें जो हम बात कर रहे हैं वो डाई नाम की वर्ब की बात कर रहे हैं। अब ये तीनों सेंटेंस में डाई वर्ब है, ठीक है, डाई वर्ब के तौर पे यूज की गई है। यहाँ पे जो चेंज पहले, यहाँ पे पहले वर्ब था, फिर क्या हो गया था, नाउन हो गया था। तो यही जो मॉडिफिकेशन हो रही है सेंटेंसेस में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जा रहे हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ों को ध्यान से सीखना और समझना है। अक्सर एग्जाम में दिक्कतें क्या होती हैं कि हम अपने माइंड को या फिर अपनी नॉलेज को हम डेफिनेट कर लेते हैं, स्पेसिफिक कर लेते हैं और 2, 4, 10, 20 जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं उन्हीं के बेस पे हम ये कोशिश करते हैं कि पूरे एग्जाम को हम फाइट करें, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच या नेचर, रेफरेंस जैसे ही बदलेंगे, इनमें से कोई भी जैसे ही चेंज होगा तो तुरंत सेंटेंस में आपका परफॉर्मेंस जो आपने करना है या फिर जो चेंजेस करने हैं आपने, वो भी साथ के साथ बदलते चले जाते हैं। इंग्लिश जो है, दैट्स वाई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। और
ह्यूमन नेचर है कि वो वेरिएशन चाहता नहीं, वो सीधी सीधी लाइफ चाहता है, वो एक डायरेक्शन चाहता है, बस एक डायरेक्शन मिल जाए और उसी पे वो चलता रहे और वो पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसकी लाइफ में ना आए। ठीक है, तो ऐसा क्योंकि ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है, यदि आप बहुत जो है इनोवेटिव नहीं हो यदि, ठीक है, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लैंग्वेज है, वैराइटीज हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वेरिएशंस मिलेंगी। तो यदि आप लोगों ने अच्छे से उसको समझ लिया, लॉजिकली देखा, जाना, ठीक है, तो कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, और यदि दिक्कतें तब होती हैं जब आप अपने नॉलेज को सर्टेन कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो कि ऐसा सा कुछ मिले तो फटाक से हमें ऐसा जो है चेंजेस उसमें कर देने, तो दिक्कतें तभी वहां पे आया करती हैं। ओके, देखो जरा अप्लाई करते हैं। द मैन डाइड ब्लैंक कैंसर, डायबिटीज, कोविड-19। तो आपको ये तो पता ही होगा ना कि ये जो तीनों है ना भाई, ये जो तीनों आपके सामने मेंशन है, ये किसी न किसी डिजीज को बता रही है, यस और नो? बेशक ये जो हैं, जो मैंने मेंशन की हैं, चाहे वो मैं बात कहूं कैंसर की, डायबिटीज की, या फिर कोविड-19 की हम बात करें, तो ये कोई डिजीज है, तो डिजीज के केस में डाइट के साथ एक प्रेपोजिशन जो हम यूज करते हैं वो ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑफ का यूज करते हैं। उसके बाद देखो, अब अगले सेंटेंस में यदि हम जाएं तो कहा गया है द मैन डाइड ब्लैंक इलेक्ट्रोलोक्यूशन फूड पॉइजन। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो बातें हैं ना, ये किसी न किसी रीजन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये किसको इंडिकेट कर रही है? रीजन को। ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे मेंशन करूँ, चलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये रीजन को इंडिकेट कर रही है, ये कोई ना कोई कारण को बता रही हैं। और जब जब किसी रीजन की बात आती है तो ऐसे सिचुएशन में डाई के साथ एक प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं हम, फ्रॉम का यूज किया करते हैं। ठीक है, जब कोई रीजन दे दिया जाए तो रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। अगले सेंटेंस में देखो, ये जो एक्सीडेंट है, प्लेन क्रैश है, रियोट है, ठीक है, दंगे वगैरह को बोलते हैं रियोट। ठीक है, कोई दंगा जो होता है उसको हम बोलते हैं। और ये जो है ना, ये कोई इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवेंट यानी कि कोई ना कोई ये घटना हुई है। ठीक है, रीजन कोई ना कोई कारण बना है। इलेक्ट्रोलोक्यूशन होती है, जो बिजली का जो करंट होता है ना, उसी को हम इलेक्ट्रोलोक्यूशन बोलते हैं, करंट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। फूड पॉइजन, ठीक है, तो ये जो है रीजन के केस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और जब कोई इवेंट, किसी घटना की बात होती है तो ऐसे सिचुएशन में हम एक प्रेपोजिशन जो है इनका यूज किया करते हैं। अप्लाई करोगे, सेंटेंस आपका तुरंत ओके हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अक्सर कंफ्यूज करती हैं ये चीजें। ठीक है, मैंने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इन तरीके की बातों में वो प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है। मैंने बताया भाई, कोई भी डिजीज है, ठीक है, कितनी सारी डिजीज हैं आप लोग जानते हो। अब ये कोविड-19 जो महामारी है, ये भी एक डिजीज ही कंसिडर इसको किया जाता है। ठीक है, वायरस है जो हमारे अंदर जाके जो है इम्पैक्ट करता है, जैसे कैंसर में होता है, डायबिटीज में होता है, या फिर और दूसरी बीमारियों में, एड्स में होता है, या फिर जितनी भी जो बीमारियां हैं उसमें ये कोविड-19 भी डिजीज ही उसको कंसिडर किया जाएगा। प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, राइट। जब किसी इलेक्ट्रोलोक्यूशन, फूड पॉइजन, ठीक है, तो इस तरीके की कोई रीजन जब मेंशन कर दिया जाए तो प्रेपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। और जब कोई इवेंट है, कोई घटना है, जैसे मैंने बताया एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, रियोट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, वो सब कुछ केस में हम एक प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं इनका यूज करते हैं। जैसे आप देखो, कुछ लोग डाई हो जाते हैं, टेररिस्ट अटैक में डाई हो जाते हैं, टेररिस्ट अटैक करते हैं। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ लोग डाई हो जाते हैं। ठीक है, या फिर जो है कभी कभार आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, आपस में
जो है वो कोलाइड कर जाती हैं। तो इस तरीके से ये सारे इवेंट है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये किसी इवेंट को जब हम मेंशन करते हैं तो फिर एक प्रेपोजिशन जो है वो इनका यूज किया जाता है। क्या मेरी बात को यहाँ तक समझ पा रहे हो? कोई भी दिक्कत किसी को है तो जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करें। यस, जल्दी से बताओ भाई। एक दो वर्ड और जान लेते हैं, प्राउड, रिजल्ट, एक दो वर्ड और जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल जानेंगे इनको, और जो है बाकी जो वर्ड्स रह गए हैं इनको भी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ तक बताएं सबसे पहले तो। नेटवर्क बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे मेरा बेटा जो है 100 जो है kbps की स्पीड है, और ऐसा इंटरनेट जो है फैसिलिटी जो थी ऐसी तो दिल्ली में भी इतनी स्पीड नहीं थी, ठीक है। 100 की स्पीड पे चल रहा है। आप लोगों के यहाँ पे शायद हो सकती है। कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि आवाज़ थोड़ी सी डाउन है। मेरे भाई मैंने पूरी चेक की थी, मैंने अपने मोबाइल में चला के देखा है और मेरे मोबाइल में, सर के मोबाइल में बिल्कुल आवाज़ सही आ रही है। शायद एक स्टूडेंट कुछ कह रहा था कि आवाज़ थोड़ी डाउन है, तो हो सकता है आपके मोबाइल में ही ऐसा कुछ हो रखा हो, ठीक है। सही है, अब लैपटॉप में दिक्कत थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रतीक भाई, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत अच्छा इशू है, ठीक है, कि जो है स्पीड बहुत शानदार दे रखी है उन लोगों ने, क्योंकि कनेक्शन कम है तो स्पीड नेचुरली जो है फिर वो अच्छी हो ही जाती है। दिल्ली में ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, हर घर में वाईफाई होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड में दिक्कत रहती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और आवाज़ भी मैंने चेक किया है, आवाज़ भी थोड़ी सी यदि प्रॉब्लम हो सकती है तो किसी एक स्टूडेंट के मोबाइल में ही ऐसा दिक्कत हो सकता है। बाकी मैंने खुद सुनी है वीडियोस को, ठीक है, मैंने खुद ना सुन रखा हो तो फिर शायद मुझे डाउट रहे, लेकिन मैंने कल की वीडियोस और जो है उससे पहली जो वीडियोस है वो भी मैंने बहुत अच्छे से देखा, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया। चलिए एक सेंटेंस में कह रहा हूँ, This man prides blank his victory. This man takes pride blank his victory. This man is proud blank his victory. हाँ ठीक है भाई, ठीक है सर। ये रूल सभी में फॉलो करेंगे क्या, जैसे रीज़न को वही सबके साथ? रीज़न सबके साथ का कैसे हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का केस मैं बता रहा हूँ, एक जो डाई वर्ब है उसके ऊपर एप्लीकेबल है ये, ठीक है। वर्ड्स चेंज होंगे, वर्ड्स वैरी करेंगे तो कॉन्सेप्ट सिचुएशन भी बदल जाएगी। यही रीज़न है, यही कारण है कि मैं मैक्सिमम सेंटेंसेस आप लोगों को बता रहा हूँ। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को आपके सामने मैं लेके आता हूँ, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और क्लैरिटी आपके माइंड में बने, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, दैट्स इट। दैट्स वाई मेरी क्लास में जो नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो जो है मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं, और जो है ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएं। बाकी बहुत सारी केसेस आपके सामने आ रहे हैं,
वर्ब के कॉन्सेप्ट में जब वर्ब को मैंने प्रेपोजिशन से रिलेट किया तब भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स को आपके सामने डिटेल किया था। यहाँ पे भी वही बातें चल रही हैं, आगे की क्लास में भी जो आएंगी तो फिर उससे सिचुएशन आपकी क्लियर हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि क्लियर रहे, और केसेस बदलेंगे तो चेंज होंगे भाई बेशक, ठीक है। आ जाइए, देखो होता क्या है ना मेरे भाई कि ये प्राइड नाम का वर्ड है, प्राइड। अब इसके नेचर देखना, प्राइड नाम के वर्ड के 3 डिफरेंट नेचर हुआ करते हैं, 3 अलग अलग नेचर हैं प्राइड नाम के वर्ड के। क्या है, एक प्राइड नाम का वर्ड जो है वर्ब हो सकता है, एक प्राइड नाम का वर्ड नाउन बनता है, और एक ये बन जाता है क्या, एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। कैसे, वो देखो। फर्स्ट सेंटेंस में दिस मैन, ये मैन नाम का वर्ड बेशक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद प्राइड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन अगले सेंटेंस में टेक्स वर्ब है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन हो गया। फर्स्ट सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब प्राइड्स आ गया। टेक्स नाम की वर्ब सिंगुलर वर्ब है, मैन की वजह से वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन हो गया। प्राउड कौन कर रहा है, मैन कर रहा है, सब्जेक्ट डूअर है, तो बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये प्राउड एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट 3 नेचर हैं जो मैंने आप लोगों को इस वर्ड के बारे में बताए हैं कि प्राइड नाम का वर्ड एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है और एक एडजेक्टिव। मेक श्योर कि वेन एवर वी यूज वर्ड प्राइड एज अ वर्ब वी यूज अ प्रेपोजिशन ऑन, as a noun we use a preposition in, and whenever it is used as an adjective we use a preposition of. This one is the case, this one is the concept, ठीक है। ये केस रहा करता है, ये कॉन्सेप्ट रहा करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सिचुएशन हुआ करती है भाई। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। दिस मैन प्राइड्स ऑन हिज विक्ट्री, दिस मैन टेक्स प्राइड इन हिज विक्ट्री, एंड दिस मैन इज प्राउड ऑफ हिज विक्ट्री। इस तरीके से अप्लाई करोगे, सेंटेंस आप लोगों के ओके हो जाएंगे। जल्दी से रिप्लाई करके बताओ, इज एवरीथिंग ओके? जल्दी से रिप्लाई करो भाई। क्या यहाँ तक जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है, क्या यहाँ तक एग्री करते हो आप लोग? क्लियर है? चलिए, अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट कर रखा है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी वेरिएशंस आनी हैं जो मैं आप लोगों को जो है फैमिलियर जिनसे कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वही टाइमिंग आप लोगों की यही रहती है, ठीक है। जो टाइमिंग हर रोज जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसी टाइमिंग पे आप लोग जो है अवेलेबल हो जाया करें। जल्द ही आपकी 2 वीडियोस भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, दिन में 2 लेक्चर भी आप लोगों के जो है स्टार्ट हो जाएंगे। यस सर, बहुत पढ़ा है, सब क्लियर हो गया है, थैंक्स। ओके ओके भाई बिन्नी, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो, और हाँ मैंने बताया था, कल आपको बताया था कि इस मंडे या ट्यूसडे से जो भी आपके प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं की है उसका मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि जो है लैपटॉप वगैरह से आपको जो और दूसरे चैनल्स पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे पीपीटी वगैरह लगा के और फिर जो है मैं आप लोगों के जो भी प्रैक्टिस शीट्स बची हुई हैं वो सारी की सारी और वोकैबुलरी, ठीक है, वो सभी और वोकैबुलरी की जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेडनेसडे ऐसे आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी, उसको भी साथ के साथ हम लेके चलेंगे, ठीक है। 2 वीडियोस जैसा कि मैंने कहा था आपको मिलती हैं, एक वीडियो ये चैप्टर की चलती रहेगी और एक वीडियो में हम प्रैक्टिस और वोकैबुलरी को जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को ये है कि अभी थोड़ा सा बस टाइम लग गया था, दिल्ली अब जो है
ऐसा प्लेस नहीं रहा है जहाँ पे रहा जा सके, ठीक है, तो वहाँ से स्किप कर दिया। अभी दिल्ली से मैं यहाँ पे आ गए हम लोग, मैं भी और विक्रम सर दोनों, ठीक है। 4000 केसेस हर रोज दिल्ली में आ रहे हैं, अभी तक तो पता नहीं क्या हुआ होता, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से आप लोगों की वोकैबुलरी और जो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस शीट्स हैं, सॉरी जो आपके हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। तब तक बने रहें, हर रोज टाइम से आप क्लास के लिए आते रहें, वीडियोस देखते रहें, नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाते रहें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर भी करते रहा करें।